ये हम लोगों का सॉलिड स्टेट का 9th लेक्चर होगा और इस लेक्चर में हम लोग लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स के बारे में बात करेंगे एफसीसी स्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि बॉयड्स कितने टाइप के होते हैं, और साथ ही साथ हम लोग ये सीखेंगे कि रेडियस रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी एफसीसी या फिर एचसीपी स्ट्रक्चर बनता है तो हम लोगों को दो टाइप्स के बॉयड मिलते हैं। एक हमारा टेट्राहेड्रल बॉयड होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तथा दूसरा जो है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉयड होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है। तो अब सवाल उठता है कि अगर हमारे पास एफसीसी अगर स्ट्रक्चर होगा तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड कहां कहां होगा, और साथ ही साथ टेट्राहेड्रल बॉयड जो है वो किस पोजीशंस पर रहेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि किसी एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स और टेट्राहेड्रल बॉयड्स कहां कहां रहते हैं। तो अगर हम लोग लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स इन एफसीसी अगर हम लोग देखें तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि यहां पे लिखा गया है कि द ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स आर लोकेटेड एट द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब। यानी जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होते हैं वो पूरे जो यूनिट सेल हैं उनके सेंटर पे रहेगा, यानी एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड सेंटर पे रहेगा, और साथ ही साथ जो क्यूब में जो हमारे 12 एजेस होते हैं हर एक एज के सेंटर पर एक हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉयड रहेगा। तो अगर हम लोग इसको अगर एक फिगर से हम लोग अगर समझें तो जैसा कि यहां पर हम लोग यहां पर 5 फिगर हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर इस फिगर को देखें, इस फिगर को अगर हम लोग देखें तो यहां पर जो ये जो रेड स्फीयर्स है ये सब है ना एटम्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि एटम्स कहां पर हैं, कॉर्नर्स पर हैं, ठीक है, और साथ ही साथ हर एक फेस के सेंटर पर एटम्स हैं जो कि एफसीसी स्ट्रक्चर में होता है। तो यहां पर हम लोगों को अगर देखें तो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स हम लोग को कहां दिखाई दे रहा है, तो जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स हैं वो हर एक एज के सेंटर पे, जैसे कि यहां पर आप ओ देखेंगे यही ओ ऑक्टाहेड्रल बॉयड है यहां पर, तो एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, उसी तरह एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड हमारा यहां पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग हर एक एज पर देखेंगे तो हर एक एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड होगा, और साथ ही साथ एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड जो होगा वो उस पूरे यूनिट सेल के ठीक सेंटर पे रहेगा। इसीलिए यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है द ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स आर लोकेटेड एट द सेंटर एंड मिड पॉइंट ऑफ एजेस ऑफ द क्यूब। तो हम लोगों को ये फिगर जो है ये फिगर सिर्फ बनाने की जरूरत है, ये 4 फिगर हम लोगों को बनाने की जरूरत नहीं है ना। ये 2 फिगर हम लोग समझेंगे और ये 2 फिगर जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको बहुत दिक्कत होगा कि ये दोनों फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ इन दोनों फिगर के बारे में भी सीखेंगे। पर सबसे पहले अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये जो यहाँ पर ये सब जो एटम्स दिख रहे हैं है ना, ये सब कॉर्नर पे एटम्स हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्फीयर दिख रहे हैं ये वो एटम्स हैं जो फेस के है ना सेंटर पर हैं। यानी हम लोगों को यहाँ पे कॉर्नर पर एटम्स दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर हम लोगों के टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब में, तो उसके सेंटर पर दिखाया जा रहा है। तो ये बता रहा है कि अगर हम लोग हर एक फेस के सेंटर को तो हमारे पास 6 फेस होगा, तो अगर हर एक फेस के सेंटर को अगर हम लोग मिलाएं तो ये एक ऑक्टाहेड्रन बनेगा, और ये जो हमारा पॉइंट आएगा ये जो सेंटर होगा, ठीक है, ये इसी सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड होगा। तो अगर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग पढ़े हैं तो एक बात को हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उसमें 4 एक प्लेन में होता है, और एक प्लेन के ऊपर होता है और एक प्लेन के नीचे होता है। तो अगर हम लोग देखें तो अगर ये एक एटम, ये 2, ये 3 और ये 4 को अगर हम लोग एक प्लेन में मानेंगे तो ये एटम और ये एटम प्लेन के ऊपर और नीचे रहेगा, और ये हमारा पोजीशन क्या हो जाएगा, ये हमारा पोजीशन होगा ऑक्टाहेड्रल बॉयड का। क्योंकि चूंकि ऑक्टाहेड्रल बॉयड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो इसलिए हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जो है, जो यहां पर जो स्फीयर है, ये जो कॉर्नर पे जो यहां पर हम लोग सेंटर पे जो स्फीयर देख रहे हैं वो इन
6 स्फेयर को क्या करेगा, टच करेगा। तो इसलिए ये हमारा पोजीशन क्या हो गया, ये हमारा पोजीशन ऑक्टाहेड्रल बॉयड का होगा। और अगर हम लोग समझेंगे तो ये जो यहां पर जो ये ऑक्टाहेड्रल बॉयड होगा सेंटर पर, है ना, ये 6 एटम्स जो यहां पर दिख रहे हैं ये सभी को टच करेगा। यानी अगर ये 4 एटम जो एक प्लेन में है तो ये यहां पर जो हमारा बॉयड है वो इन चारों को टच करेगा और साथ ही साथ इन दोनों स्फीयर को भी टच करेगा। तो हम लोग यहां पर अभी एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड को हम लोग लोकेट कर रहे हैं और ये चूंकि एकदम सेंटर पे है तो इसका कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग पर यूनिट सेल देखेंगे तो वो 1 ही आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस फिगर को देखें तो ये फिगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये फिगर एक्चुअल में इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एटम एक फेस पे है, ये दूसरा एटम एक फेस पे है, फिर ये तीसरा एटम एक फेस पे है और ये चौथा एटम एक फेस पे है। तो ये चारों जो है वो यहां पर एक, है ना, स्क्वायर बना लिए और उसके बाद देखिएगा तो ये एटम और ये एटम जो है वो उस प्लेन पे परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब है कि जो ये पोजीशन होगा, जो ये सेंटर होगा, है ना, यहां पर हालांकि कुछ एनसीईआरटी में दिखाया नहीं गया है, लेकिन जो ये सेंटर होगा यही हमारा सेंटर होगा, यही हमारा पर एक ऑक्टाहेड्रल यहां पर हम लोगों को बॉयड मिलेगा और इसी चीज को यहां पर मैंने दिखाया है, ठीक है। तो यानी कि एफसीसी में एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड कहां पर होते हैं, तो एफसीसी में एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड उस यूनिट सेल के ठीक सेंटर पे होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा है कि जो एफसीसी होता है उसमें हर एक एज के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड होता है। तो इसी बात को यहां पर इस फिगर में हम लोग यहां पर समझाए हैं। तो ये जो फिगर है हम लोगों का, अगर इस फिगर में हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग, है ना, कुछ 4 यूनिट सेल को हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग इस एज को देख रहे हैं, हम लोग इस एज को, तो ये एक फेस सेंटर्ड एटम है यहां पर, ये एक दूसरा फेस सेंटर्ड एटम है, ठीक है, और ये एक तीसरा फेस सेंटर्ड एटम है और ये चौथा फेस सेंटर्ड एटम। तो ये चारों को अगर हम लोग मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये फिर से एक स्क्वायर बना लेगा हम लोगों का। और अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो कॉर्नर एटम है और ये जो कॉर्नर एटम है ये फिर उस पर परपेंडिकुलर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसका ये जो सेंटर है यही सेंटर हमारा फिर ऑक्टाहेड्रल बॉयड हो जाएगा, क्योंकि ये फिर, है ना, 6 से हम लोगों का घिरा हुआ रहेगा। यानी अगर हम लोग किसी 4 फेस के सेंटर्ड एटम को अगर मिलाएं तो जो ये एज होगा, है ना, वो एक प्लेन के ऊपर हो जाएगा और एक प्लेन के नीचे हो जाएगा और ये जो हमारा सेंटर होगा ये सेंटर हमारा, है ना, ऑक्टाहेड्रल बॉयड यहां पर हम लोगों को मिलेगा। यानी एज के सेंटर पे क्या मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल बॉयड। यानी अगर यहां पर भी हम एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड को अगर देखें तो ये हम लोगों के, है ना, 6 एटम को ये यहां पर टच कर रहा है। और अगर हम लोग इस फिगर में देखें तो इस फिगर में यही बात एनसीईआरटी यहां पर समझा जा रहा है। तो ये आप देखिएगा तो ये एक फेस सेंटर्ड एटम है एक, उसके बाद ये भी हमारा एक फेस सेंटर्ड एटम है 2। अब उसके बाद अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये फेस सेंटर्ड एटम है 3, तो ये फेस सेंटर्ड एटम 3 हो जाएगा। ये फेस सेंटर्ड एटम 4 हो गया हमारा। ये फेस सेंटर्ड फर्स्ट था, ये फेस सेंटर्ड हमारा 2 था। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ये एक प्लेन में आ जाएगा और ये जो एटम 5 है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये जो 6 होगा ये भी प्लेन के पीछे आ जाएगा। तो ये जो हमारा जो सेंटर यहां पर दिख रहा है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल बॉयड का ये पोजीशन हो जाएगा, जो कि इस पूरे क्यूब के ठीक एज के सेंटर पे है। इसका मतलब है एफसीसी में, अब अगर हम लोग यहां पर आ जाएं तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स का पोजीशन क्या होता है, तो एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल बॉयड एकदम उस यूनिट सेल के सेंटर पे रहता है और बाकी जो है वो हमारे हर एक जो एज होंगे उनके सेंटर पे मिलेंगे। और जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक एज जो होता है वो 4 यूनिट सेल में हम लोग का शेयर्ड होता है। यानी अगर हम यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल अगर बॉयड रखेंगे तो उसका सारा का सारा जो, है ना, एटम जो है या सारा का जो सारा हिस्सा है या जो भाग है वो इस यूनिट सेल में नहीं आ पाएगा। कितना सिर्फ आ जाएगा, 1/4 पोजीशन आ जाएगा। और यही कारण है कि अगर हम लोग एफसीसी में नंबर ऑफ
है ना, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स देखेंगे तो हम लोग जानते हैं पहले से कि जितने एटम्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होते हैं। तो एफसीसी में हम लोगों को टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स मिलना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टोटल कितने एज होते हैं एफसीसी में, तो 12 एजेस होते हैं। तो हर एक पर एक हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉयड है, पर उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में सिर्फ 1/4 होता है। इसलिए यहां पर देखिएगा तो 12 इंटू 1/4 लिखा गया, तो ये 3 हो गया। और यहां पर ये जो हम लोगों का ये जो सेंटर पे है उसका तो पूरा एक कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि उसको और कोई लोग शेयर नहीं कर रहा है। तो वो यहां पर 3 + 1 अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 4। तो ये बता रहा है चूंकि एफसीसी यूनिट सेल में टोटल एटम्स की संख्या 4 होती है, तो इसलिए हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स भी क्या हुए, ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स भी 4 हुए। और कहां पर रहते हैं, तो एक एकदम सेंटर पे रहता है क्यूब के, और बाकी जो है वो हमारे एज के सेंटर पे रहते हैं, पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक यूनिट सेल में सिर्फ 1/4 ही होगा। तो ये हमारा लोकेशन होता है किसका, है ना, ऑक्टाहेड्रल बॉयड का। और किस स्ट्रक्चर में, एफसीसी स्ट्रक्चर में। तो अब हम लोग देखेंगे कि लोकेटिंग टेट्राहेड्रल बॉयड्स इन एफसीसी। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि द टेट्राहेड्रल बॉयड्स आर लोकेटेड ऑन 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो अगर हम लोग जैसा कि पहले इस फिगर में अगर हम लोग आए तो हम लोग जानते हैं बॉडी डायगोनल कहते किसको हैं। तो अगर आप दो अपोजिट एटम को अगर आप मिलाएं, जो है ना सेंटर से एक लाइन मिलाएं और वो अगर सेंटर से पास कर रहा है तो ये हमारा बॉडी डायगोनल होता है। तो ये पूरा एक हमारा बॉडी डायगोनल है। ऐसा ही एक बॉडी डायगोनल हमारा यहां से यहां भी आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो चूंकि हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो किसी भी क्यूब में हमारे पास कितने बॉडी डायगोनल्स बनेंगे, तो किसी भी क्यूब में हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल्स बनेंगे। तो ये यहां पर एक बॉडी डायगोनल दिख रहा है, ये यहां पे 2 बॉडी डायगोनल है, एक तीसरा फिर यहां से नीचे आएगा, ठीक है, और एक फिर यहां से एक ऊपर से यहां से नीचे आएगा। तो हम लोगों के पास कितने बॉडी डायगोनल है, 4 बॉडी डायगोनल्स हैं। और टेट्राहेड्रल बॉयड कहां होता है, तो ये हर एक बॉडी डायगोनल पे अगर हम लोग जाएं तो यहां से 1/4 डिस्टेंस पर एक यहां पर हमको टेट्राहेड्रल बॉयड मिलेगा। और यहां से भी 1/4 डिस्टेंस पर अगर हम लोग आएंगे तो यहां पर हम लोगों को एक टेट्राहेड्रल बॉयड मिलेगा। यानी हर एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं, 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं। तो हमारे पास कितने बॉडी डायगोनल हो गए, 4, और हर बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स हैं। तो अगर हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितने टेट्राहेड्रल बॉयड्स आ जाएंगे, 8। और हम लोग जानते हैं कि चूंकि एफसीसी में एटम्स की संख्या 4 होती है और जितने हमारे पास एटम्स होते हैं उसका डबल टेट्राहेड्रल बॉयड्स होता है, और इसीलिए हम लोग का एफसीसी में टेट्राहेड्रल बॉयड्स की संख्या 8 आ जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें इस फिगर को, तो इस फिगर में क्या दिखाया जा रहा है, ये जो रेड कलर से जो हम लोग यहां पर स्फीयर देख रहे हैं ये सब एटम्स हैं, ठीक है। और ये यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये यहां से एक 1/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल बॉयड दिख रहा है। और फिर अगर आप यहां पर आएंगे तो उसी तरह यहां पर भी 1/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल बॉयड दिख रहा है, और उसी तरह यहां से भी 1/4 डिस्टेंस पर एक टेट्राहेड्रल बॉयड है, और उसी तरह यहां से भी 1/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल बॉयड है। तो चूंकि हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल्स हैं इसलिए टोटल टेट्राहेड्रल बॉयड्स की संख्या 8 आ गया। अब अगर हम लोग यहां पर इस एनसीईआरटी अगर हम लोग यहां पर फिगर को देखें, जो कि एनसीईआरटी किताब में हम लोगों को मिलेगा, तो यहां पर एनसीईआरटी किताब में क्या किया गया है, ये जो एक पूरा ये जो हम लोग क्यूब देख रहे हैं, ये एक पूरा जो है वो एक यूनिट सेल है, ये पूरा एक यूनिट सेल एफसीसी का। और इसको क्या किया गया है, इसको छोटे छोटे क्यूब में बांटा गया है। कितने क्यूब्स हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये 4 क्यूब हम लोगों का ऊपर है और 4 क्यूब हम लोगों का नीचे है। तो अगर हम लोग यहां से अगर हम लोग यहां तक देखेंगे, ये पॉइंट तक अगर हम लोग देखें यहां से, ठीक है, तो ये हम लोगों का सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों का एक यहां से लेके देखेंगे तो ये एक क्यूब हो गया। तो इस क्यूब का यहां से अगर हम लोग यहां डिस्टेंस देखेंगे तो कितना होगा, तो ये पूरा डिस्टेंस √3a होता है बॉडी डायगोनल का। तो ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, √3a/2। और फिर यहां पर अगर हम लोग आएंगे कहीं बीच में तो यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3a/4।
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा कितना हम लोगों का, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा √3a बाई क्या हो जाएगा हम लोगों का 4। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस पूरे एफसीसी यूनिट सेल को अगर 8 छोटे छोटे क्यूब्स में, अगर 8 छोटे छोटे क्यूब्स में अगर हम लोग बांटेंगे, तो हर एक क्यूब का जो एक सेंटर मिलेगा वो अपने कॉर्नर से एक तरह से हम सोचे तो 1/4 डिस्टेंस पर मिलेगा, क्योंकि ये यहां पर सेंटर है तो ये उसका हाफ हो जाएगा। यानी अगर हम किसी एफसीसी यूनिट सेल को 8 क्यूब्स में डिवाइड करें तो हर एक क्यूब का जो सेंटर होगा वो हमारा पोजीशन हो जाएगा किसका, टेट्राहेड्रल बॉयड्स का। और इसीलिए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि चूंकि हम लोग ने इस एफसीसी यूनिट सेल को 8 क्यूब्स में बांटा है और हर एक क्यूब के सेंटर पर हम लोगों का एक अगर टेट्राहेड्रल बॉयड्स मिलेगा तो हम लोग को टोटल टेट्राहेड्रल बॉयड्स हम लोगों का 8 मिलेगा। और यहां पर इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो इस फिगर में बताया जा रहा है, इसी एक छोटे क्यूब को दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो छोटा क्यूब है हम लोगों का, तो बताइए ये एटम कौन सा है, तो ये कॉर्नर एटम हो जाएगा हम लोगों का, ये एटम है ना। और ये एटम कौन सा है हम लोगों का, तो ये एटम जो हम लोगों का फेस सेंटर्ड एटम है। ये कौन सा एटम है, कॉर्नर एटम है। और ये एटम कौन सा है, फेस सेंटर्ड एटम। और हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में ये एटम एक दूसरे को यहां पर टच करेंगे, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो हमारा 2r के बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों को जरूरी है क्योंकि ये भी हम लोग है ना डेरिवेशन में यूज करेंगे। तो जब भी हम लोग टेट्राहेड्रल बॉयड को एक देखेंगे तो ये यहां से यहां का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 2r होगा, क्योंकि ये एक फेस सेंटर्ड एटम है और ये हमारा कॉर्नर एटम है। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा, टेट्राहेड्रल बॉयड्स एफसीसी में कहां होते हैं, तो टेट्राहेड्रल बॉयड्स एफसीसी में हर एक बॉडी डायगोनल पे होते हैं 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम देयर कॉर्नर्स। और चूंकि हमारे पास 4 बॉडी डायगोनल है और हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल बॉयड्स रहेंगे, इसीलिए हमारे पास टोटल टेट्राहेड्रल बॉयड्स की संख्या 8 हो जाएगी। और इस फिगर में भी यही बात बताया गया है कि यहां पे कॉर्नर एटम्स है और यहां पर फेस सेंटर्ड एटम है, तो और ये एक दूसरा फेस सेंटर्ड एटम है और ये एक तीसरा फेस सेंटर्ड एटम है। यानी अगर ये 3 फेस सेंटर्ड एटम और ये कॉर्नर एटम को अगर हम लोग मिला दें तो एक टेट्राहेड्रल मिल जाएगा और यहां पर इसके जो सेंटर पे हम लोगों का एक टेट्राहेड्रल बॉयड्स हम लोगों का मिलेगा। और इसीलिए हम लोग को यहां पर देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉयड्स इन सीसीपी क्या हो जाएगा, सीसीपी को ही हम लोग जानते हैं एफसीसी भी बोलते हैं। तो हमारे पास 8 है और ये चूंकि सभी यूनिट सेल के अंदर में ही है तो इनका पूरा कंट्रीब्यूशन 1 होगा और ये 8 × 1 हमारा क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब हो गया कि हम लोगों का एफसीसी में टेट्राहेड्रल बॉयड्स की संख्या 8 हो जाएगी और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स की संख्या हम लोगों का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बॉयड्स है ना कितने प्रकार के होते हैं और रेडियस रेशियो क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जब भी हम लोग सॉलिड्स में जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो उनके बीच में कुछ गैप्स बच जाते हैं। ठीक है, उन्हीं गैप को हम लोग बॉयड्स कहते हैं। तो अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि बॉयड्स कितने प्रकार के होते हैं और रेडियस रेशियो से हम लोग क्या समझते हैं। तो बॉयड्स को हमने 4 भाग में बांटा है। तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ बॉयड। एक बॉयड हम लोग ने पढ़ा था ट्रायंगुलर बॉयड, अगर याद होगा तो हम लोग ने हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग किया था। तो हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग जब हम लोग किए थे तो उसमें एक जो यूनिट सेल मिला था हेक्सागन, उसमें हमारे 6 ट्रायंगुलर बॉयड्स थे। तो ट्रायंगुलर बॉयड एक होता है हमारा सबसे फर्स्ट। दूसरा टेट्राहेड्रल बॉयड, ये बहुत फेमस हम लोग जानते हैं, एफसीसी और एचसीपी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल बॉयड होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। और तीसरा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल बॉयड। ऑक्टाहेड्रल बॉयड भी एफसीसी और एचसीपी में रहता है। ठीक है, और इसके भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे। और एक हम लोगों का जो है वो है क्यूबिकल बॉयड। क्यूबिकल बॉयड किस में होता है, तो क्यूबिकल जो बॉयड है वो हम लोगों का सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में होता है। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम्स कहां पर रहते हैं, कॉर्नर्स पर रहते हैं और उनके सेंटर पे कोई एटम नहीं होता है, तो सेंटर का पोजीशन खाली है। तो सिंपल क्यूबिक में जो सेंटर का पोजीशन है वही हमारा क्यूबिकल बॉयड है। अब हम लोग देखेंगे कि रेडियस रेशियो क्या होता है। तो नॉर्मली जो है जब हम लोग आयनिक सॉलिड्स के बारे में बात करते हैं जिसमें कैटायंस भी होते हैं और एनायंस भी होते हैं,
तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि कटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो जो एनायन होते हैं वो एफसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर कोई सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो कटायंस होते हैं वो बॉयड्स में रहते हैं, वो खाली जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो रेडियस रेशियो क्या होता है? तो जब भी इस प्रकार का सॉलिड बनता है कि कटायन बॉयड्स में जाते हैं और एनायन जो है वो पैकिंग करते हैं, तो जो कटायन जो है वो भी हम लोगों का स्फेरिकल शेप में है, जो एनायन है वो भी स्फेरिकल शेप में है। तो जो कटायन का जो रेडियस हुआ और जो एनायन का जो रेडियस होगा, अगर उसका हम रेशियो लेंगे तो उसी को हम लोग रेडियस रेशियो कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कटायन टू दैट ऑफ एनायन इज नोन एज रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या हुआ? रेडियस ऑफ कटायन जिसको हम लोग R प्लस से डिनोट कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन जिसको हम लोग R माइनस से डिनोट कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ कटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन को ही हम लोग रेडियस रेशियो भी कहते हैं। रेडियस रेशियो निकालना सीखेंगे ट्रायंगुलर वॉइड में। तो जैसा कि हम लोग अगर यहां पर देखें तो ये जो बड़े स्फेयर हैं इसको हम लोग समझें कि ये एनायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो छोटा स्फेयर है ये वॉइड है, और इसी में हम लोगों का कटायन रहेगा। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो कि कटायन अगर एग्जैक्टली फिट हो जाए इस वॉइड में, तो उसके लिए हमको क्या रेडियस मिलना चाहिए। तो हम लोग अगर यहां पर देखें तो अगर हम लोग इसके सेंटर को और अगर इसके सेंटर को अगर हम लोग मिलाएं तो यहां पर ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो हम लोग यहां पर मानते हैं कि ये जो बड़े स्फेयर हैं इनके रेडियस को अगर हम लोग कैपिटल R से डिनोट करें, और जो वॉइड है अगर हम लोग उसके रेडियस को स्मॉल r से अगर हम लोग डिनोट करें, तो हम लोग यहां पर क्या देखते हैं कि अगर हम लोग ट्रायंगल, ठीक है, BC और D में देखते हैं, तो ट्रायंगल BCD में देखते हैं अगर हम लोग यहां पर, तो चूंकि हम लोग अगर यहां पर देखें तो ये यहां से जो यहां का डिस्टेंस है और यहां से जो यहां का डिस्टेंस है ये बराबर होगा। ठीक है, और ये एंगल जो है वो हमारा 30 डिग्री होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो ये परपेंडिकुलर खींचा गया है तो ये कितना एंगल होगा? 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री होगा तो ये पूरा का पूरा जो एंगल है हमारा ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि ऐसा अगर 120 डिग्री पूरा यहां पर बन जाए तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां पर अगर हम लोग देखें AC और BC के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, तो अगर हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा। ठीक है, और यहां पर एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया और ये एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। इसीलिए अगर हम लोग ट्रायंगल BC और D में देखें तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल पूरा 120 डिग्री है। तो जब हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये एंगल हम लोगों का 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग cos 30 डिग्री देखें तो cos 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? BD, ठीक है, और डिवाइडेड बाई BC। ठीक है, तो cos 30 डिग्री हो गया BD डिवाइडेड बाई BC। BD जो है ये बड़े स्फेयर का रेडियस है, तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R, और BC जो है वो यहां से यहां कैपिटल R हुआ और यहां से यहां स्मॉल r हुआ, तो BC का पूरा लेंथ जो होगा वो हम लोगों का कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा, और जबकि हम लोगों का BD का जो पूरा लेंथ है वो कैपिटल R है और BC का जो पूरा लेंथ है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। इसीलिए हम लोग देखें cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD बाई BC। cos 30 डिग्री हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, और ये बराबर हो जाएगा R डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको है ना रिवर्स कर देते हैं, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R किसके बराबर हो जाएगा? 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे कैपिटल R से R प्लस R को अगर डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस हम लोगों का स्मॉल r डिवाइडेड बाई r। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए? नाउ सब्ट्रैक्टिंग -1 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो अगर दोनों तरफ से अगर हम लोग -1 अगर घटा दें तो ये हमारा r प्लस r माइनस r हो जाएगा, जो कि यहाँ पर स्मॉल r बाई कैपिटल R बचेगा, और यहाँ पर 2 माइनस √3/√3 हो जाएगा। तो ये है ना स्मॉल r बाई कैपिटल R बराबर हो जाएगा 2 माइनस √3/√3। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0.155, और इसीलिए हमारा यहाँ पर रेडियस रेशियो है वो 0.155 हो जाएगा। यानी कि अगर
किसी स्फेयर को अगर हम ट्रायंगुलर वॉइड में रखना चाहते हैं तो उसका जो साइज है वो 0.155 जो टाइम्स है ना वो बड़े स्फेयर के बराबर होना चाहिए। यानी जो छोटा स्फेयर है वो करीब 15.5 यानी 15.5% के साइज में होना चाहिए, तब वो यहां पर एग्जैक्टली क्या होगा, फिट कर जाएगा। अगर क्या होगा, अगर हम लोग उससे थोड़ा बड़ा रखते हैं तो बॉयड्स में आप थोड़े से बड़े एटम को रख सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन आप इससे छोटा एटम नहीं रख सकते हैं। यानी अगर हम लोग को यहाँ पे रेडियस रेशियो जो है वो यहां पर एग्जैक्टली फिट होने के लिए कितना होना चाहिए, 0.155। पर क्या होगा अगर हमारे पास रेडियस रेशियो 0.16 हो जाएगा तो 0.16 तो 0.155 से क्या है, बड़ा है, तो स्टिल ये इसी बॉयड में रहेगा। पर ये तीनों जो स्फीयर है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाएंगे। यानी बॉयड में आप जितना बड़ा बॉयड है उतना बड़ा स्फीयर तो दे सकते हैं और उससे थोड़ा बड़ा भी स्फीयर दे सकते हैं, लेकिन आप उससे छोटा स्फीयर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उससे स्टेबिलिटी कम हो जाता है। अब क्यों कम हो जाता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगुलर बॉयड में हमारा रेडियस रेशियो क्या आ गया, 0.155। अब हम लोग देखेंगे रेडियस रेशियो ऑफ किसका, टेट्राहेड्रल बॉयड। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो टेट्राहेड्रल हम लोगों का जो बॉयड होता है, तो अगर हम लोग इसको कॉर्नर अगर एटम मानते हैं तो याद कीजिए ये एटम हमारा फेस सेंटर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने बताया है कि ये हम लोगों को एक छोटा सा क्यूब हम लोग को दिखाया जा रहा है, जो हम लोग ने एक बड़े यूनिट सेल को 8 क्यूब्स में जो डिवाइड किया था, तो ये हम लोगों का एक छोटा क्यूब है जहां पर ये हमारा फेस सेंटर्ड एटम है। तो इसलिए ये जो बी एटम है वो यहां पर ए एटम को टच करेगा और ये पूरा लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 2r। अभी मैंने बताया था। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो है हमारा, ये हमारा टेट्राहेड्रल बॉयड का पोजीशन है। तो यहां से अगर हम लोग ए और डी, अगर हम लोग इस क्यूब के, छोटे से क्यूब के लेंथ को अगर हम लोग स्मॉल ए माने तो ए बी का लेंथ हो जाएगा √2a और ए डी जो है वो बॉडी डायगोनल हो जाएगा, तो इसका जो लेंथ हो जाएगा वो √3a हो जाएगा। तो यहां पर ए पर क्या होगा, ए पर एक बड़ा सा एटम है, ठीक है, और डी पर भी क्या है, डी पर भी एक बड़ा सा एटम है कैपिटल आर, और बी पर एक बॉयड है जो इन दोनों को यहां पर टच करेगा। इसका मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर और फिर कैपिटल आर, ये किसके बराबर हो जाएगा, √3a। यानी यहां पर एक रिलेशन मिलेगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इज इक्वल टू √3a, और एक रिलेशन हमारा मिलेगा यहां पर 2r इज इक्वल टू √2a, और वहां उसकी सहायता से हम लोग है ना स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग यहां पर देखें कि अगर हम लोग है ना एज लेंथ ऑफ द क्यूब को क्या माने, a, और अगर वॉइड के रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करें, और है ना जो बड़ा स्फीयर है उसकी अगर हम लोग रेडियस को देखें तो ये कैपिटल R है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो A और B जो एटम है, द स्फीयर A एंड B टच ईच अदर इन FCC स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एटम है ना फेस सेंटर्ड एटम है हमारा, ये एटम हमारा फेस सेंटर्ड एटम है, तो ये दोनों टच करेंगे तो हमारा रिलेशन क्या बनेगा, हमारा रिलेशन बनेगा AB इज इक्वल टू क्या होगा, 2r, और 2r चूंकि ये फेस डायगोनल है तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, √2a। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब अगर हम लोग AD, अगर हम लोग अब देखें यहां पर फ्रॉम द राइट एंगल ट्रायंगल है ना ABD, तो हम लोग जानते हैं कि जो AD होगा है ना, AD स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और हम लोग जानते हैं AB तो √2a का बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3a स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3a। तो ये बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या हो गया हमारा, √3a, ये हम लोग तो पहले से भी जानते थे। और अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अलोंग द बॉडी डायगोनल AD 2 स्फीयर्स, ये 2 स्फीयर्स होगा, रेडियस किसका, कैपिटल R का, ये एक कैपिटल R यहां पर है और ये एक कैपिटल R यहां पर है, और ये हमारा एक स्मॉल r है और ये यहां पर एक हमारा स्मॉल r है। तो यहां पर क्या रिलेशन बनेगा है ना, ईच टच द टेट्राहेड्रल बॉयड ऑफ रेडियस स्मॉल r, तो रिलेशन बनेगा 2 टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये √3a के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए हैं, 1 और 2।
अब हम लोग 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1 से, तो हमको क्या मिलेगा, कैपिटल आर प्लस आर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू √3/2, है ना। और अब उसी तरह से अगर हम लोग आर से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर आ जाएगा √3/2। और अब हम यहां से स्मॉल आर बाई कैपिटल आर अगर निकालेंगे तो 1 को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.225। यानी अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड में किसी स्फीयर को रखना चाहते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि वो एग्जैक्टली फिट हो जाए तो कितना होना चाहिए, 0.225। पर हम उससे थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं, पर क्या हम लोग थोड़ा कम रख सकते हैं, नहीं, जितना वॉइड का साइज है उससे छोटा एटम हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो ये हमारा रेडियस रेशियो था किसका, टेट्राहेड्रल वॉइड का। अब हम लोग देखेंगे रेडियस रेशियो किसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में बताया था कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो बीच में रहते हैं और वो 4 स्फीयर को टच करते हैं, और एक स्फीयर इस वॉइड के ऊपर है और एक स्फीयर इस वॉइड के नीचे है। तो अगर हम लोग यहाँ के छोटे से वॉइड के सेंटर को ए से डिनोट करें, और अगर हम लोग यहाँ पर इसके सेंटर को बी से और इसके सेंटर को सी से अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग इसको मिला दें तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल 90, क्योंकि ऐसा हम लोगों को यहाँ पर, है ना, 4 ट्राइंगल मिलेगा, इसीलिए यहां पर हर एक एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90, फिर यहां पर भी 90, फिर यहां पर भी 90। तो अगर अब हम लोग देखें तो ट्राइंगल जो ए बी और सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, जहां पर बीसी का जो लेंथ है, बीसी का लेंथ जो है वो 2r हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ए से बी का लेंथ और ए से सी का लेंथ देखें तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बीसी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस, है ना, ए सी स्क्वायर। तो अगर हम लोग उसी तरह से पहले अगर हम लोग छोटे स्फीयर के रेडियस को या वॉइड के अगर रेडियस को आर से डिनोट करें, स्मॉल आर से, और बड़े स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर से, तो हम लोग ट्राइंगल ए बी सी में भी देखें, बीसी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर से। और हम लोग जानते हैं BC जो है वो 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी लेंथ कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, और ये भी लेंथ कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तो ये R प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2r प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से हम लोग कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू r। तो ये हम लोगों का, है ना, एक इक्वेशन आ जाएगा। और अब हम लोग यहां पर क्या करें, अगर स्मॉल r को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दे और कैपिटल R को राइट हैंड साइड में ले लें, तो स्मॉल r बराबर हो जाएगा √2r माइनस r, और r अगर कॉमन ले तो √2 होता है 1.414 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0.414 इंटू कैपिटल R। और कैपिटल R को अगर हम लोग इधर लेके चले जाएं तो स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या आ जाएगा, 0.414। यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या था, टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो अभी पढ़े थे हम लोग 0.225 था, और इसका कितना आ गया, इसका आ गया हमारा 0.414। तो किसका साइज बड़ा है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का क्या है, साइज बड़ा है। तो अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का साइज बड़ा है तो इसका मतलब है कि जो छोटे कटायन होंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाना पसंद करेंगे, और जो बड़े कटायन होंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना पसंद करेंगे। यानी जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि जो हम लोगों का, है ना, जो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो था 0.225, तो अगर स्मॉल r बाई कैपिटल R का वैल्यू इतना अगर होगा तो वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड में एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। पर क्या होगा कि अगर हम लोगों का ये जो रेडियस रेशियो है वो सपोज कीजिए 0.3 आ जाएगा, तो भी वो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा। पर कब तक रहेगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड में, जब तक कि हमारा रेडियस रेशियो 0.414 नहीं हो जाता। जैसे ही हमारा रेडियस रेशियो 0.414 हो जाएगा, वो वॉइड कौन सा वॉइड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई स्फीयर कब तक रहेगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई स्फीयर तब तक रहेगा जब तक कि उसका रेडियस का जो रेशियो होगा वो 0.225 से बड़ा या बराबर हो, लेकिन 0.414 से छोटा हो। जैसे ही ये रेडियस रेशियो आ जाएगा तो वो अब कटायन किस वॉइड में चला जाएगा,
ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स में है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। 4 एक प्लेन में होता है, एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। ठीक है, अब हम लोग एक लास्ट बॉयड को डिस्कस करेंगे जो होगा क्यूबिकल बॉयड। और जैसा मैंने बताया था कि क्यूबिकल बॉयड किस में रहता है, तो जब हम लोग सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एटम्स कहां पर रहते हैं सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, तो सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम सिर्फ कॉर्नर्स पर रहते हैं, तो ये सब कॉर्नर्स पर एटम्स हैं। तो ये जो इस हमारा बॉडी सेंटर्ड पोजीशन हुआ, यानी जो ये पूरे यूनिट सेल का जो है ना बीच का जो पोजीशन है वो खाली है, और इसी बॉयड को हम लोग क्यूबिकल बॉयड कहते हैं। चूंकि बड़े वाले जो स्फेयर हैं वो सिंपल क्यूबिक में है, तो हम लोग जानते हैं सिंपल क्यूबिक में है ना कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो अगर ये हमारा एज लेंथ को अगर हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करें तो हमारा एक है ना रिलेशन आ जाएगा, स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। और अगर हम लोग इस बॉडी डायगोनल को देखें तो एक हम लोगों का जो यहां पर एटम होगा है ना, ये बॉडी डायगोनल थोड़ा बड़ा बनाने पड़ेगा हम लोगों को, ये यहाँ पे एक एटम ऐसे होगा और एक एटम ऐसे होगा। इसका मतलब है कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, फिर से ये √3a के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम लोग एज लेंथ ऑफ क्यूब को क्या माने a, और स्मॉल स्फेयर के रेडियस को स्मॉल आर, और बड़े वाले स्फेयर के रेडियस को कैपिटल आर, तो यहां एक रिलेशन मिला 2r इज इक्वल टू क्या है a, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो 2r बराबर क्या हो गया a। और जो क्यूबिकल बॉयड होगा वो ये दोनों कॉर्नर एटम को टच करेगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों कॉर्नर एटम को टच करेगा तो यहां पर क्या रिलेशन बनेगा है ना, कैपिटल आर है ना प्लस स्मॉल आर, फिर प्लस स्मॉल आर, फिर प्लस कैपिटल आर, यानी 2 टाइम्स कैपिटल आर प्लस 2 टाइम्स स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। और अगर हम लोग अब 2 को अगर 1 से डिवाइड कर दें तो ये 2r प्लस स्मॉल 2r डिवाइडेड बाई 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3a, और ये कैंसिल हो जाएगा। और यहां पर उसी तरह से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से हमारा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। और यहां से अगर हम लोग कैपिटल आर से इसको अगर डिवाइड करें तो 1 आएगा, और 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर जो है √3 हो जाएगा, और स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर किसके बराबर हो जाएगा √3 माइनस 1। √3 चूंकि 1.732 होता है, और उसमें से अगर हम लोग 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा 0.732। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्टाहेड्रल बॉयड का अभी तक हम लोग ने क्या रेडियस रेशियो पढ़ा था ऑक्टाहेड्रल बॉयड का 0.414। तो अगर इतना रेडियस रेशियो है तब तो वो ऑक्टाहेड्रल बॉयड एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा रेडियस रेशियो सपोज कीजिए 0.5 रहा तो जो 0.414 से ज्यादा है लेकिन 0.732 से कम है, तो ये स्टिल किस बॉयड में रहेगा, ऑक्टाहेड्रल बॉयड में ही रहेगा, जब तक कि ये रेडियस रेशियो बढ़ते बढ़ते कहां तक ना पहुंच जाए 0.732। जैसे ही 0.732 पहुंचेगा वो बॉयड अब हमारा जो है वो ऑक्टाहेड्रल ना होकर कौन सा बॉयड हो जाएगा, क्यूबिकल बॉयड हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जो ट्रायंगुलर बॉयड होते हैं वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बनते हैं। जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होते हैं वो हमारा है ना एफसीसी और एचसीपी स्ट्रक्चर में बनते हैं, जबकि जो क्यूबिकल बॉयड जो होते हैं वो हमारे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में बनते हैं। तो अब हम लोग यहां पर है ना ये 3 हम लोग अरेंजमेंट दिखा रहे हैं कटायन और एनायन का। ये जो छोटा जो हम लोग ब्लैक से यहां पर देख रहे हैं स्फीयर वो कटायन है, और ये जो व्हाइट से हम लोग देख रहे हैं ये एनायन है। तो अगर हम ये बीच वाला फिगर को देखें तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पर कटायन का साइज एग्जैक्टली वॉइड के साइज के बराबर है। यानी अगर आप समझिए कि कटायन जो है प्लस चार्ज जो है वो सारे माइनस चार्ज को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये हमारा स्टेबल अरेंजमेंट है, ठीक है। और यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, कटायन का साइज जो है वो बॉयड के साइज से थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन आप देखिए अपोजिट चार्ज यानी ये कटायन एनायन को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो कटायन एनायन को टच कर रहे हैं लेकिन एनायन एनायन को टच नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारा स्टेबल अरेंजमेंट है। लेकिन अगर ये थर्ड वाला अरेंजमेंट अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या दिख रहा है हम लोगों को, थर्ड अरेंजमेंट में कटायन का साइज वॉइड के साइज से छोटा है। इससे क्या हो रहा है कि जो लाइक चार्जेस हैं वो तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन जो अनलाइक चार्ज है वो
है ना, जो कटायन है वो एनायन को टच नहीं कर रहा है। यानी कोई कटायन और एनायन का अरेंजमेंट तभी स्टेबल होता है जब कटायन एनायन को टच करे। तो यहां तो एग्जैक्टली कटायन जो है वो फिट हो जा रहा है एनायन में, तो ये भी स्टेबल अरेंजमेंट है। और अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये भी स्टेबल अरेंजमेंट है क्योंकि कटायन एनायन को टच कर रहा है। लेकिन यहां पर जो है ये अरेंजमेंट हमारा अनस्टेबल अरेंजमेंट है क्योंकि यहां पर कटायन एनायन को टच नहीं कर रहा है जबकि एनायन एनायन को टच कर रहा है। इसीलिए अगर अब हम लोग यहां पर एक टेबल देखें तो हम लोगों ने अभी 4 प्रकार के बॉयड देखे थे, है ना। ये ट्राइगोनल जो ट्राइंगुलर जो बॉयड होते हैं उन्हीं को ट्राइगोनल प्लेनर बॉयड कहते हैं। पर अगर हम लोग उससे भी एक छोटा बॉयड होता है जिसको हम लोग लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पर रेडियस रेशियो देखें और यहां पर टाइप ऑफ बॉयड और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर यानी जो ट्राइंगुलर बॉयड होते हैं उनके लिए तो रेडियस रेशियो 0.155 चाहिए। तो क्या होगा अगर हमारा रेडियस रेशियो 0.155 से कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि वो बॉयड जो है वो लीनियर बॉयड हो गया। इसका मतलब है कि जब रेडियस रेशियो 0 से बड़ा, है ना, और 0.155 से छोटा होगा तो उस बॉयड को हम लोग लीनियर बॉयड कहेंगे जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। ट्राइंगुलर बॉयड या ट्राइगोनल प्लेनर बॉयड में वो एटम कब जाएगा, जब रेडियस रेशियो 0.155 से बड़ा या बराबर, यहां पे देखिए इक्वलिटी का साइन है लेकिन यहां पर इक्वलिटी का साइन नहीं है क्योंकि जैसे ही 0.225 हो जाएगा वो हमारा किस बॉयड में चला जाएगा, टेट्राहेड्रल बॉयड में। तो कोई भी स्फीयर टेट्राहेड्रल बॉयड में कब जाता है, जब रेडियस रेशियो 0.225 से बड़ा या बराबर हो लेकिन 0.414 से छोटा हो, क्योंकि जैसे ही ये रेडियस रेशियो आएगा वो चला जाएगा किस बॉयड में, ऑक्टाहेड्रल बॉयड में। तो देखिए ऑक्टाहेड्रल बॉयड में रेडियस रेशियो 0.414 से बड़ा और बराबर लेकिन 0.732 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जैसे ही फिर ये लिमिटिंग वैल्यू को टच करेगा तो वो कौन सा बॉयड बन जाएगा, वो क्यूबिकल बॉयड हो जाएगा जहां रेडियस रेशियो 0.732 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। लेकिन इसमें हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि क्यूबिकल बॉयड में जो सेंटर पे जो बॉयड होगा वो 4 ऊपर को टच करेगा और 4 नीचे को टच करेगा। तो ये जो हमारा लेक्चर था इसमें मैंने जितने भी फिगर्स बनाए उनको आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये टेबल और जो मैंने डेरिवेशन किया है ट्रायंगुलर बॉयड, है ना, टेट्राहेड्रल बॉयड या फिर ऑक्टाहेड्रल बॉयड का, उन सबको आप जरूर, है ना, लिखें, है ना। और जो फिगर मैंने ये सब आपको बताया था कि ट्रायंगुलर बॉयड का क्या लोकेशन होता है ना, और ऑक्टाहेड्रल बॉयड का क्या लोकेशन होता है, वो सिर्फ फिगर हम लोगों को समझने के लिए है ना। वो ये फिगर्स को बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो हम लोगों को सिर्फ ये समझने के लिए है कि जो टेट्राहेड्रल बॉयड्स होते हैं वो हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 होते हैं, जबकि ऑक्टाहेड्रल जो बॉयड्स थे उनके बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा, जो ऑक्टाहेड्रल बॉयड्स होते हैं वो एक, है ना, क्यूब के सेंटर पे होते हैं तथा हर एक एज के जो सेंटर होते हैं वहां पर एक ऑक्टाहेड्रल बॉयड हम लोगों का रहता है।